हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब प्यारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी और बायो का जो चैप्टर 8 है उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने करा रखा है और उसमें सारी चीज़ें बता रखी है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। यानी स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, रोगों के प्रकार क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि जन्मजात क्या रोग होते हैं, अपराजित रोग क्या होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। तो अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो जाके प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देख लीजिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही धाकड़ होने वाला है। और आज क्या करेंगे, इसको मानव स्वास्थ्य एवं रोग को हम लोग क्या करेंगे, पूरा जड़ से मिटा देंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, फटाफट से अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। और आज प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ाने हैं, माने स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, और इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमने क्लियर कर रखा है, बताएंगे क्या क्या हम पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सुबह में उठना आप लोग जारी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। और 499 में आपको क्या मिलेगा, ध्यान में रखना है कि ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस क्या मिलेगा, गेस प्रश्न मिलेगा प्लस PYQ मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क करके व्हाट्सअप करके प्यारे बच्चों ले सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स ले सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी सारे मेरे प्यारे गुड़िया है, गुड़ियाएं हैं, लड्डू गोपाल है, सारे के सारे बच्चे हमारे शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हमने मानव स्वास्थ्य एवं रोग में सबसे पहले क्या पढ़ा था, याद रखिएगा कि स्वास्थ्य क्या होता है ना प्यारे बच्चों, रोग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। फिर पढ़ाएंगे तो फिर प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट होगा बच्चों का। तो अगर आप ये क्लास नहीं किए हैं ना, जाके आप लोग देख लीजिएगा कि स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, रोगों के प्रकार क्या होते हैं। बाबू रोग दो प्रकार का होता है, एक जन्मजात रोग होता है, एक क्या होता है अपार्जित रोग होता है। जन्मजात का रोग का मतलब क्या, जो जनक से हमको मिला हुआ है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा गुणसूत्रीय विकार, है ना, ये क्या है, जन्मजात रोग है। जो हमारे माता पिता को होगा वो हमको भी होगा 100%। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा गुणसूत्रीय विकार में क्या आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, क्लाइनोफेंटर सिंड्रोम आ जाएगा। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र अलग ना हो पाने के कारण ये सारी रोग उत्पन्न होती है। तो अगर ये आपके जनक में है, माता पिता में है, तो ये आप में भी 100% है कि होगा। तो ये सब क्या होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये सब जितने भी होते हैं रोग, ये होते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जन्मजात रोग। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा कि एक होता है सिकल सेल एनीमिया, है ना, जिसमें RBC का जीवन काल एकदम कम होता है। ठीक है, मनुष्य का साधारण मनुष्य का RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसका 15 से 20 दिन ही RBC जीवन काल उसका होता है। और उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। हीमोफीलिया प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया क्या है, एगो वंशगति रोग है। ठीक है, वर्णता क्या है, एगो वंशगति रोग है। जो अगर आपको आपके जनक को है तो आपके मतलब आपके माता पिता को है तो आपको 100% है कि होगा। तो ये सब क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का स्राव बाबू क्या होता है, रुकता नहीं है। अगर साधारण मनुष्य का हाथ कट जाए, कहीं भी कट जाए, तो उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य का रक्त का शरीर का रक्त जो होता है, मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है वो रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया जिसको भी हो गया, अगर कट गया तो उसका जो रक्त होगा ना स्राव, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि रक्त का थक्का जल्दी बनता नहीं है। ठीक है, और ना रक्त का थक्का बनेगा, ना क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका ब्लड रुकेगा। ठीक है, तो इसको हीमोफीलिया बोलते हैं और ये वंशगति रोग है। एक होता है अपार्जित रोग, जो प्यारे बच्चों इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सुन लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि उपार्जित रोग क्या है, तो उपार्जित रोग क्या होता है कि जो हमारे जन्म के बाद हो जाता है ना, जो हमारे कारणों से भी हो सकता है, भौतिक रासायनिक कारणों से भी ये उत्पन्न हो जाता है ना। ये होता है प्यारे बच्चों 2 प्रकार के, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। असंक्रामक रोग क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो ना फैले, उसे क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहेंगे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, तो अगर आप नहीं देखे तो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि वायरस के द्वारा यानी विषाणु
विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग जो होते हैं प्यारे बच्चों असंक्रामक में होते हैं। तो चलिए अब हम आपको बाबू बताते हैं कि वायरस वाला हमने पढ़ रखा है। जैसे देखिए हमने पढ़ाया था कि जन्मजात रोग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाया था कि उपार्जित रोग क्या होता है, सारा का सारा पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अभी से फिर से पढ़ाएंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, जो बच्चे कर चुके हैं उनका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जितने भी ये प्यारे बच्चों सारे के सारे हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। कहाँ तक हमने पढ़ा रखा है हम आपको बताते हैं, है ना। ये क्या है, ये विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ये विषाणुओं के द्वारा प्यारे बच्चों कौन कौन सा फैलता है ये हम आपको बताए थे। जैसे साधारण जुकाम होता है, राइनो विषाणु के द्वारा फैलता है, और ये सारा बच्चों को याद भी कराए हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सारा क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। डेंगू बुखार किस वायरस के कारण से होता है, इसका रोकथाम क्या है ना, सारी चीजें हमने बता रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, रेबिस क्या होता है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जो कुत्ते बिल्ली बंदरों के काटने से होता है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता चुकी है, मतलब बता दी है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, ये सारे बत्ते हम लोग बता चुके हैं। रोकथाम का उपचार भी हो चुका। अब हमको पढ़ना है जीवाणु जनित मानव रोग, यानी जीवाणु के द्वारा दो मानव रोग होता है, वो कौन कौन सा रोग होता है। जैसे जीवाणु जनित मानव रोग की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कि मानव में यहाँ पे देखिए आहार, आहार का मतलब क्या, भोजन, भोजन के चलते भी हो सकता है, जल के चलते भी हो सकता है, वायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से प्यारे बच्चों अनेक रोग होता है। जैसे निमोनिया, प्लेग, सुजाक, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी, यहाँ पे देखिए रोहिणी, यहाँ पे क्या हो जाएगा उपदंश, हैजा, क्षय रोग, ये क्या सारे के सारे प्यारे बच्चों किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे भोजन के द्वारा भी उत्पन्न हो जाएंगे, स्वच्छ भोजन ना मिले तो भी हो जाएंगे, चाहे किसी का जूठा खाएंगे तभी हो जाएगा, है ना, चाहे किसी का जूठा पानी पी लिए, चाहे कोई खांस दिए हमारे मुंह पे आके, है ना, तो उससे भी क्या हो जाएंगे, ये सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो इसे जीवाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए कि जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणु द्वारा रोग, है ना, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि जल का और आहार में, यानी ये जल और आहार के द्वारा कौन कौन सा जीवाणु जनित रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणु द्वारा रोग कौन कौन सा है, तो जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणु द्वारा निम्न रोग है, निम्नलिखित रोग उत्पन्न होता है। यानी जल और आहार के द्वारा, यानी पानी के द्वारा, और दूषित पानी हो गया, चाहे किसी का जूठा पानी पीजिए, या दूषित भोजन हो गया, या किसी के जूठा भोजन करने से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे टाइफाइड है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइफाइड के पढ़ेंगे कि टाइफाइड कैसे फैलता है, कौन सा विषाणु होता है इसमें, ठीक है। टाइफाइड कैसे फैलता है, कौन सा विषाणु होता है। सबसे पहले कि आप देखिए आत ज्वर, टाइफाइड को आत ज्वर बोला जाता है या मोती झर बोला जाता है। यहाँ पे याद देखिएगा मोती झरा, ठीक है। टाइफाइड को क्या बोला जाता है, यहाँ पे आत ज्वर या मोती झरा भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ देखिए रोगजनक इसका क्या है, ठीक है, यानी ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगा, तो याद रखिएगा कि इस रोग का रोगजनक भोजन में उपस्थित जीवाणु, यहाँ देखिए साल्मोनेला, यहाँ पे याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये फैलता है। अगर आपसे पूछेगा टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको 100% याद रखिए कौन सा जीवाणु होता है इसमें। तो इसमें जो जीवाणु उपस्थित होता है ना प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो जीवाणु उपस्थित होगा ना, कौन सा होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। क्या होगा बाबू, साल्मोनेला टाइफी होगा, ठीक है। इसके द्वारा ये उत्पन्न होता है, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड में आपको इतना याद रखना है कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, आत ज्वर होता है या मोती झरा भी बोलते हैं। और ये किस विषाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये फैलता है, ठीक है, जिसे हम लोग मियादी बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आज कि आप देखिए संक्रमण कैसे ये फैलता है, ये सुनिए कि ये फैलता कैसे है, संक्रमण इसमें कैसे होता है। ध्यान में रखिएगा कि यह रोग यहाँ देखिए संदूषित भोजन व जल एवं रोगी के मल मूत्र तथा थूक द्वारा फैलाते हैं। इस रोग को फैलाने में मक्खियां जो होती है विशेषकर भूमिका निभाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस संक्रमण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो जिसको भी टाइफाइड हुआ है चाहे कुछ भी हुआ है, वो क्या करता है, धके थूक देता है कहीं पे, है ना। दूषित भोजन है प्यारे बच्चों, उसका छोड़ा हुआ कोई खा लेगा, है ना। चाहे क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, संदूषित भोजन हो गया, जल हो गया, रोग हो गया, मल मूत्र हो गया, कहीं भी टट्टी पैखाना कर दिया, है ना, वहां पे मक्खियां बैठी और मक्खियां बैठ गई और फिर आपके आके भोजन पे भी बैठ गई, और फिर आप उसको खाएंगे तो क्या होगा, ये हकीकत है प्यारे बच्चों, मक्खिया का यही काम है। तो क्या होगा, उससे आपको मतलब उससे संक्रमण फैल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये किस प्रकार से फैलता है कि यह रोग संदूषित भोजन
एवं जल, रोगी के मल मूत्र हो गया, एवं थूक द्वारा फैलता है और इसको फैलाने में मक्खियों का सबसे विशेषकर भूमिका होता है। ठीक है, ये यहाँ देखिए, ये मल मूत्र से जीवाणुओं को यहाँ देखिए अपने साथ लाकर, जो मधुमक्खियां होती है मल मूत्र पे बैठ जाएगी, है ना, उनके मल मूत्र, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि उनके मल मूत्र पे क्या करती है, बैठ जाती है। मल मूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लेकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है, यानी आपके खाना होने पे आके बैठ जाएगी और उसका बैक्टीरिया क्या होगा, आपके खाने पे आ जाएगा और आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, खा लेंगे और वो खाना कहाँ आ जाएगा, आंत में पहुंच जाएगा और आंत को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा टाइफाइड फैलता है। ठीक है, तो टाइफाइड फैलाने में सबसे बढ़िया कि सबसे ज्यादा जो हाथ होता है मतलब मक्खियों का होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उस पर बैठ के जीवाणु लेके आती है और आपके खाने पे बैठ जाएगी, उसके बाद से आप खाएंगे, उसके बाद से क्या होगा, है ना, यानी कोई थूक दिया, खखार के थूक दिया और उसमें क्या है, उसको टाइफाइड है, बैक्टीरिया है उसमें। मधुमक्खी, मक्खिया का काम ही होता है वैसे वैसे जगह पे बैठना, बैठ के आके आपके खाने में बैठ गई, है ना, पानी में बैठ गई, तो क्या होगा, इससे फैल जाएगा टाइफाइड। अब देखिए लक्षण क्या है, जो टाइफाइड होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं हम आपको बताते हैं टाइफाइड के। तो रोग के यहाँ देखिए बदन तथा सरों में, जितने भी रोगी होंगे ना, उनके बदन तथा सिरों में दर्द होगा, है ना, पूरा देह दर्द करेगा और क्या करेगा प्यारे बच्चों, सर में दर्द होगा। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होगी, बुखार भी रहता है ना, यहाँ पे याद रखने की 101 डिग्री क्या होगा, बुखार भी रहेगा। परंतु यहाँ आप देखिए नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाले इस बुखार से पहले सप्ताह में बुखार व सिरदर्द होता है, यानी यहाँ पे याद रखना कि ये जो बुखार होता है लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि यह बुखार जो है बाबू 3 सप्ताह तक रखता है। इस बुखार के पहले सप्ताह में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस बुखार के पहले सप्ताह में बुखार व सिरदर्द होता है तथा दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार यहाँ देखिए असाधारण रूप से बढ़ता है ना, यानी क्या होगा, फिर दूसरे सप्ताह में क्या होगा, असाधारण रूप से बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप होंठ और जीभ पे क्या हो जाएंगी, पपड़ी जम जाएंगी, उजला उजला जो होता है ना, देखिएगा जिसको टाइफाइड बुखार होता है ना, उसका जीभ निकाल के देखिएगा, जीभ पे क्या होगा, उजला उजला पपड़ी जम जाती है, ओंठों पे पपड़ी जम जाती है। तो इसके क्या है प्यारे बच्चों, लक्षण है। गंभीर अवस्था में आंत में से यहाँ देखिए रुधिर भी क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है, अगर ना इलाज हुआ तो। ठीक है, यहाँ देखिए रोकथाम का उपचार की बात करें कि टाइफाइड को आप कैसे रोक सकते हैं, तो देखिए रोकथाम की उपचार की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए मोतीझार यानी टाइफाइड की प्रशिक्षण क्या है, बिडाल टेस्ट। हमने आपको बता दिया कि टाइफाइड की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है ना। शिशुओं को यहाँ देखिए टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, सही बात है। जल को यहाँ देखिए उबाल कर पीना चाहिए। तो बाबू जिसको भी टाइफाइड मतलब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि रोकथाम करें, तो ये प्यारे बच्चों अपनाइए। सबसे पहले जिसको टाइफाइड होता है बिडाल टेस्ट करवाइए। यहाँ देखिए जितने भी शिशु हैं उनके टीएबी का टेस्ट यहाँ पे टीका लगवा दीजिए। अपने आसपास में सफाई रखनी चाहिए और जल को उबाल कर बाबू बॉइलिंग करके पीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइफाइड के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो दूसरा है, हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों की, पहला जो पढ़ा था हमने कि जल तथा आहार के द्वारा कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है मानव में। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वायु या आप देखिए वायु वाहित या वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा रोग, यानी वायु के द्वारा कौन सा या वायु में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं इनके द्वारा कौन सा रोग फैलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा रोग फैलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा निमोनिया है। निमोनिया किस वायरस के कारण से होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा ये निमोनिया फैलता है। अगर आपसे पूछेगा कि निमोनिया किस विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा निमोनिया फैलता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आ जाइए कि रोगजनक कौन है, यानी इस बीमारी का पिता कौन है, रोगजनक कौन है। यह रोग यहाँ देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा होता है। हमने भी आपको बताया कि यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। बाबू फेफड़ा को क्या कर देता है, यहाँ पे देखिए गंभीर रोग है, यानी जो निमोनिया होता है फेफड़े का एक गंभीर रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए संक्रमण है ना, ये संक्रमण कैसे फैलता है कि यह सामान्यतः यहाँ देखिए इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमित के कारण यहाँ देखिए उत्पन्न निम्न शारीरिक यहाँ देखिए प्रतिरोधकता के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक, बर्तन, यहाँ देखिए खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। यानी जो याद रखना है कि जो निमोनिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी
जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये सबसे पहले फेफड़ों पर आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद से क्या करता है कि ये जो होता है ना, अगर रोगी है कोई जिसको निमोनिया है, उसका आप जूठा खाते हैं तो आपको फैल जाएगा, उसका जूठा पानी पिएंगे तो फैल जाएगा, है ना। यानी आपको याद रखना है कि थूक से भी फैल जाएगा, छींकेगा आपके ऊपर तो वो भी क्या होगा, उससे ये आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें लक्षण क्या होंगे प्यारे बच्चों, लक्षण इसका क्या होता है कि अचानक शरीर ठंडा होने लगता है। निमोनिया में क्या होता है, अचानक शरीर का टेम्परेचर लो होगा, ठंडा होने लगेगा। छाती में क्या होगा प्यारे बच्चों, दर्द होगा। यहाँ आप देखिए भूरे, यहाँ आप देखिए लेसवम थूक के साथ यहाँ आप देखिए खांसी, शरीर में तापमान में वृद्धि, जुखाम आदि होना, है ना। यानी क्या होगा प्यारे बच्चों की आपका जो खांसे हो सकेंगे ना तो उसमें से कॉफ ऑफ निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है बाबू, यहाँ पे थूक के साथ यानी कॉफ के साथ, बलगम के साथ आपके खांसी होगा। शरीर में तापमान में वृद्धि, कभी ठंडा पड़ेगा, कभी ऑटोमेटिक क्या होगा, वृद्धि होगा। जुखाम हो जाएगा, लगेगा नेटा बहने आपका, है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों किसका कारण है, निमोनिया का ये लक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए कि रोकथाम का उपचार क्या है, कि अगर आपको निमोनिया है तो आप रोकथाम उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए रोकथाम के लिए क्या, रोगी को ठंडे से बचाना चाहिए। जितने भी निमोनिया के पेशेंट होते हैं ना उनको क्या करना चाहिए बाबू, ठंडे से बचाना चाहिए। खाने में तरल और यहाँ आप देखिए सुपाच्य भोजन देना चाहिए, तरल, है ना, और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को पूर्ण यहाँ आप देखिए विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। पेनिसिलिन, यहाँ आप देखिए एरिथ्रोमाइसिन आदि यहाँ आप देखिए प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी को निमोनिया है तो क्या पेनिसिलिन दीजिए, एरिथ्रोमाइसिन दीजिए और प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं जिससे ये रुक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निमोनिया के बारे में पता चल गया, निमोनिया क्या है। तो सिंपल सा आपको याद रखना कि निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा फैलता है जो फेफड़े पे आक्रमण करता है ज्यादातर, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये फैलता किसके कारण से है, तो ये फैलता है प्यारे बच्चों अगर जो संक्रमित है उसके भोजन आप ग्रहण कर लिए, है ना, जूठा भोजन खाने से, पानी पीने से, उसका चाहे थूक थाक देता है आपके मुंह पे, छींक देगा, उस पे क्या होगा, उसके कारण उसके जो बैक्टीरिया हो गए वो आपके अंदर चले जाएंगे और आपको ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे काली खांसी, अभी उसी के बारे में, हवा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना, कि वायु रहित जो रोग है प्यारे बच्चों, जीवाणु रोग है, वो किस किस प्रकार से फैलता है। पहला तो हमने इसका पढ़ लिया कि क्या होता है, निमोनिया के द्वारा होता है। इसके रोग जनक यानी जो काली खांसी होती है, इसका रोग जनक कौन है, तो यहाँ पे याद रखना है कि बोर्डीटेला पेस्टिस, याद रखना है कि बोर्डीटेला, यहाँ पे याद रखना है कि बोर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। बोर्डीटेला पेस्टिस के द्वारा कौन, काली खांसी। काली खांसी किसके द्वारा, बोर्डीपेला पेस्टिस के द्वारा, ठीक है। बोर्डीटेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है। संक्रमण क्या होता है, वायु के द्वारा, है ना, हवा के द्वारा ये फैल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए लक्षण क्या है, सांस लेने में इसका तकलीफ, है ना। जिसको भी काली खांसी होगी पहले यहाँ पे याद रखने की रोगजनक क्या होगा, बोर्डीटेला पेस्टिस होगा जीवाणु, है ना, इसका नाम है बोर्डीटेला पेस्टिस। संक्रमण किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा। लक्षण क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। रोकथाम एवं उपचार क्या है, तो आप कैसे रोक सकते हैं कि सांस और यहाँ देखिए छींकते समय मुंह पर, नाक पर कपड़े डाल ले, जिससे क्या हो कि जो बैक्टीरिया हो आपसे निकल के ना जाए दूसरे जगह, ठीक है। बच्चों को समय पर यहाँ देखिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, यानी इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को डीपीटी का टीका भी लगवाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए तपेदिक या क्षय रोग, ये भी हवा के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए कि तपेदिक हो या क्षय रोग हो, ठीक है। यहाँ पे टीबी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तपेदिक या क्षय रोग या टीबी, ठीक है। अब देखिए इसके रोग जनक कौन है ना, जिसको भी तपेदिक होता है यानी टीबी होता है प्यारे बच्चों, तो उसे कैसे रोक सकते हैं, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर, यहाँ पे याद रखना है कि ट्यूबर कुलेसिस जीवाणु के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, ट्यूबर कुलेसिस और माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इस जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि तपेदिक या क्षय रोग किसके द्वारा फैलेगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबर, यहाँ पे याद रखना है कि ट्यूबर यहाँ पे कुलेसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। संक्रमण कैसे फैलता है, ये कि संक्रमित व्यक्ति के थूकने, छींकने और खांसने से, कि अगर वो थूकता है ना, उस पे मक्खी, मतलब थूकने के कारण थूकता है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही थूकता है उसमें मक्खियां बैठेंगी और आपके खाने पे बैठ जाएंगी, तो वो भी हो सकता है ना। या प्यारे बच्चों थूकता है, आपके पास है, थूका और आपके पास उसके जीवाणु आपके मुंह में प्रवेश कर गए, छींका आपके सामने तो उसके जीवाणु क्या आ गए, आपके मुंह में प्रवेश कर जाए, ये टीबी ऐसे फैलता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा। संक्रमित व्यक्ति के भोजन और जल से भी ये फैल सकता है, कि जिसको भी टीबी हो, ध्यान में रखिएगा कि जिसको भी टीबी होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका जो बर्तन होता है ना अलग होता है ना,
उसका जूठा कोई नहीं पीता है जिसको भी टीबी होता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लक्षण क्या है बाबू इसके लक्षण? जिसको भी यहाँ पे तपेदिक या क्षय रोग होता है उसका लक्षण क्या है कि वजन में लगातार कमी होती है, खांसी होता है, बार बार बुखार होता है। टीबी में तो खांसी होता है, आपको पता है ना। क्या होगा? वजन में कमी होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, सिर दर्द, तथा यहाँ देखिए रुधिर युक्त यहाँ देखिए बलगम होगा, खूब लगेगा कि आपके अंदर बलगम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोकथाम का उपचार क्या है इसका? चलिए देखते हैं कि रोकथाम इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए क्या, घर के कमरे साफ सुथरे होने चाहिए। रोगी को यहाँ आप देखिए पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, जिसको भी टीबी हुआ है उसको पौष्टिक आहार खिलाइए। बच्चे को बीसीजी होगा ना, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को सलाह से यहाँ देखिए रोगी को यहाँ देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का प्यारे बच्चों उपयोग कराना चाहिए। बाबू यहाँ पे याद रखिए कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षय रोग को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। टीबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अपने से नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके करना चाहिए। तो टीबी के बारे में इतना आपको पता चल गया। अब हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों की वायु के द्वारा तो हमने पढ़ रखा है, अब पढ़ना है हमको क्या कि मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग उत्पन्न होगा, यानी मिट्टियों में जो उपस्थित होते हैं जीवाणु इनके द्वारा कौन कौन सा रोग होगा। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए धनुस्तंबा है ना, यानी टेटनस आपको पता होगा, धनुस्तंबा तो नहीं जानते हैं लेकिन टेटनस आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, टेटनस यानी इसके रोगजनक कौन है, यानी कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है? तो याद रखना है कि व्लास्टुडियम टेटिन, याद रखना है टीटेन, यहाँ पे व्लास्टुडियम टिटेन जीवाणु के द्वारा टेटनस हमारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? तो व्लास्टुडियम टेनी जीवाणु के द्वारा हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा कि टेटनस हमारा फैलता है। संक्रमण क्या होता है प्यारे बच्चों की? यह जीवाणु प्राय त्वचा में लगे घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। जैसे किसी चीज से कट जाता है, जैसे हमारे घरों में चाहे हमारे गाँव में बोला जाता है कि टेटनस हो जाएगा, अगर मुरझाइल चीज से कट गया है ना, किसी से कट गया तो टिटनस हो जाएगा, जाके टिटनस का सुई लो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या होता है, ये कैसे फैलता है कि यह जीवाणु प्रायः याद रखना है कि त्वचा में लगने वाले घावों के द्वारा शरीर में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। इसके लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि हमको टिटनस है? तो याद रखना है कि इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़े में दर्द होगा, हर जोड़ा में क्या होता है? दर्द होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाती है। अधिकतर दर्द कहाँ पे? आपके जबड़े में और गर्दन में होती है। अगर आपके जबड़े में दर्द है और गर्दन में दर्द है तो समझिए कि हो सकता है कि आपको टिटनस हो गया हो। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए रोकथाम के उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर इसको रोकथाम करना हो तो रोकथाम के उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रोगी को यहाँ आप देखिए तुरंत लक्षण दिखाते ही टेटनस एंटी आप देखिए टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि टेटनस को रोकने के लिए किसका आपको इंजेक्शन दिलवाना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगना चाहिए, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अब देखिए बच्चों को याद रखना है कि टेटनस से बचाने के लिए DIPT या यहाँ देखिए ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन बाबू प्रत्येक 3 महीने में क्या करना चाहिए? लगवाना चाहिए, जिससे क्या होगा आगे चल के उनको टेटनस नहीं होगा। ठीक है, और मेन बात है कि इसको याद रखना है कि व्लास्टुडियम यहाँ देखिए टिटेन द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा कि रोगी को तुरंत लक्षण देखते ही टिटनस का क्या करना चाहिए? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोटोजोआ यहाँ देखिए जनित मानव रोग क्या होता है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे उत्पन्न होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग यानी प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसमें रोगी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए लगभग 30 से ज्यादा प्रोटोजोआ मानव विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें से प्रमुख कई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मलेरिया है ना, मलेरिया जो होता है प्यारे बच्चों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। 19वीं सदी तक लोग यह समझते थे कि मलेरिया रोग यहाँ पे क्या है, दलदली स्थानों से निकली गंदी व नम हवा के कारण होता है। यानी जो बहुत सारे पहले के लोग थे, 19वीं सदी के जो लोग थे, समझते थे कि मलेरिया कौन सी बीमारी है, तो दलदलों में चाहे जितने भी प्यारे बच्चों स्थानों से निकली गंदी व नम हवाएं हैं उसके कारण हमारा मलेरिया होता था। लेकिन मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, रोगजनक कौन है इसके, यहाँ आप देखिए रोगजनक कौन है, तो यह रोग यहाँ पे याद रखने की एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी यहाँ आप देखिए प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यानी अगर आपसे पूछ दें मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी बाबू प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ध्यान में रखना है, क्लियर रखिएगा इस बात को बाबू, क्लियर रखिएगा इस बात को, किसके द्वारा फैलता है।
यही सब एग्जाम में आता है, ज्यादा डीप पूछेगा ना यही आएगा कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ प्रतिजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। ठीक है, संक्रमण की बात करें तो इस रोग का यहाँ आप देखिए वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है, यानी ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। ठीक है, संक्रमण इसी कारण से होगा जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी। देखिए इसके लक्षण क्या है कि मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी को भूख खत्म हो जाता है, यानी भूख ही नहीं लगेगा, मुंह सूखने लगता है, सिर, यहाँ पे याद रखना है कि सिर मुंह सूखने लगता है। यहाँ आप देखिए सिर, पेशियों और जड़ों में क्या होता है प्यारे बच्चों, दर्द होने लगता है, तथा यहाँ आप देखिए जी मचलने लगता है। तो ये क्या है, इसके प्यारे बच्चों लक्षण है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमको मलेरिया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा लक्षण में कि मलेरिया में बुखार में क्या होता है प्यारे बच्चों, चढ़ने से पहले भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ आप देखिए मुंह सूखने लगेगा, सिर, पेशियों और जोड़ों में क्या होगा, दर्द होता तथा जी मचलने लगता है। ठीक है, अगला आ जाएगी रोकथाम का इसका उपचार क्या है। अगर आपको मलेरिया हुआ है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटा है, मलेरिया हुआ है, तो इसको रोकने का उपचार क्या होगा कि अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना करें, जिससे हमारा मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वो उत्पन्न ना हो, है ना। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आसपास गड्ढे पानी रुकने ना दे। ठीक है, पानी यानी रुकना ही नहीं है, क्योंकि जो मच्छरें होती है ना दूषित जलों में ही उत्पन्न होते हैं। अब देखिए कवक जनित रोग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को कि ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही फैलता है, लेकिन कवक जनित रोग क्या होता है। ठीक है, कवक जनित रोग क्या है, तो देखिए सबसे पहला है दाद रोग, है ना, दाद रोग, ये कवक के द्वारा फैलता है। तो इसके रोग जनक कौन है, यानी कवक किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रोस्पोरम, यहाँ आप देखिए ट्राइकोफेना, यहाँ आप देखिए ट्राइकोफेफाइटाना, यहाँ ना ट्राइकोफाइटन, है ना, और यहाँ आप देखिए एपिड मोरफटाइन, याद रखना है कि एपिड क्या हो जाएगा, मोरफाइटना, है ना, यानी इसके यहाँ आप देखिए वंश के कवक त्वचा संबंधित रोग होते हैं। इस सब में बहुत ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा रहता है। माइक्रोस्पोरम हो गया, है ना, ट्राइकोफाइटना हो गया, एपिडर्मोफाइटना हो गया, इसके प्यारे बच्चों क्या है, त्वचा संबंधित ये रोग है ना। संक्रमक की बात करें प्यारे बच्चों कैसे फैलता है, तो याद रखना है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे कपड़ा आदि इसके द्वारा। अगर किसी को प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कवक यानी यहाँ पे देखिए दाद रोग है, और उसका कपड़ा अगर आप पहन लेते हैं तो आपको भी क्या होगा प्यारे बच्चों, दाद रोग ग्रसित हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लक्षण क्या है कि त्वचा पर दाने निकलने आते हैं, जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं, ना, त्वचा में क्या होगा, दाना निकलेगा जो बाद में लाल रंग का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे याद रखना है दोनों यहाँ पे देखिए रंग के रूप में पाए जाते हैं। त्वचा सूखी हो जाती है ना, इसकी त्वचा क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। रोकथाम उपचार क्या है कि व्यक्तिगत यहाँ देखिए साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। कवक रोधी क्रीम का उपयोग, जैसे यहाँ देखिए रिंग गार्ड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए मानव में सामान्यतः असंक्रामक रोग क्या है। बहुत प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों टाइम आपके पास कम है और ये रोग ही है, बस आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। बस आपको याद रखना है कि इसके रोग जनक क्या है और इसका संक्रमण आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, संक्रमण कैसे फैलता है, रोकथाम कैसे होता है, ये सब याद ही करने वाला चीज है। ठीक है, तो चलिए अगला यहाँ पे आता है कि मानव में सामान्यतः असंक्रामक रोग, जो प्यारे बच्चों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। जैसे हमने बताया था प्यारे बच्चों, मधुमेह हो गया, है ना, गठिया हो गया, हृदय रोग, कैंसर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंसर का यहाँ आप देखिए अंगों का असामान्य और यहाँ आप देखिए अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, ये कोशिकाएं असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठ तथा यहाँ पे गांठ का रूप यहाँ देखिए साधारण कर लेती है, जिससे यहाँ देखिए जिसके कारण अवृद्धि या यहाँ पे यहाँ दिखेगा कि न्यो प्लाज्म का निर्माण होता है। जैसे भी देखिएगा किसी को भी कैंसर होगा ना, वो फूल जाता है, जैसे शरीर में क्या होता है, इसे फूल जाएगा। जहाँ पे भी कैंसर होता है ना, गोल हो जाता है, लगता है कि कोई कि कहीं पे चोट नहीं लग जाता है कि फट से यहाँ पे गोल हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, किसी को भी कैंसर होता है ना, गोल हो जाता है ना। यानी क्या कर लेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि कोशिकाएं यहाँ आप देखिए असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप ले लेती है। ठीक है, इस कैंसर में होता है। अब देखिए कैंसर का कारक क्या है। कैंसर यहाँ देखिए विकसित करने के लिए अनेक कारक है। जैसे यहाँ देखिए भौतिक कारणों से हो सकता है, रासायनिक कारणों के हो सकता है, जैविक कारणों के हो सकता है। जैसे लक्षण की बात करें तो मस्से या तिल में अचानक वृद्धि, है ना, यानी क्या होगा, मस्सा ज्यादा निकलेगा, आपके शरीर में तिल ज्यादा निकलने लगेगा, तो समझिए कि कैंसर का अब कारक हो जाए, है ना। चिरस्थायी अपने यहाँ देखिए निगलने में कठिनाई, यानी कुछ भी निगलिएगा तो उसमें क्या होगा, गले में
दिक्कत होगा, है ना। अनावश्यक रुधिर स्राव, यानी यहाँ पे क्या होगा, बिना मतलब का रुधिर स्राव होने लगेगा। स्तनों में यहाँ पे याद रखिएगा मोटाई वो अचानक वृद्धि हो जाएगा। स्तनों में क्या होगा, मोटाई और अचानक में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब रोकथाम की उपचार की बात करें प्यारे बच्चों, रोकथाम और उपचार की बात किया जाए तो रोकथाम कैसे होगा, तो यहाँ आप देखिए प्रदूषण को कम करना चाहिए, है ना, प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान तंबाकू गुटखा शराब आदि का सेवन प्यारे बच्चों नहीं करना चाहिए। यही सब कर करके तो लोग अपना कैंसर लाते हैं शरीर में। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले कि अब दूसरा जो हमको पढ़ना है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण यानी एड्स, है ना, यानी एड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एड्स का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षा की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन में क्षति होता है, यह रोग प्यारे बच्चों HIV के कारण से होता है। इसमें याद रखना है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो HIV के द्वारा फैलता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो शरीर में यहाँ पे क्या करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको क्या करता है प्यारे बच्चों, खत्म कर देता है। यानी एड्स के विषाणु होते हैं ना, HIV, सबसे पहले हेल्पर जो टी कोशिका होता है, सहायक टी कोशिका, यहाँ पे याद रखिएगा कि सहायक जो टी कोशिका होता है, हेल्पर जो टी सेल होते हैं यहाँ पे, उसको सबसे पहले ये नष्ट करता है ना, सबसे पहले क्या करता है, हाँ, हेल्पर टी कोशिका को प्यारे बच्चों नष्ट करता है। एड्स के लक्षण, है ना, एड्स के लक्षण क्या है कि बार, यहाँ देखिए, बार सामान्य रोग से ग्रसित हो जाता है, बार सामान्य रोग से ग्रसित होता है, रोगी को लगातार बुखार आता है, दस्त बार बार लगता है, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होगा, शरीर की प्रतिरक्षता यानी जो प्रतिरक्षी जो क्षमता होगी उसमें क्या होगी, कमी आने लगेगी। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, इसके आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है प्यारे बच्चों, इसके जो है आपको ध्यान रखने के लक्षण है। ठीक है, अगला आ जाइए HIV का संक्रमण। ठीक है, HIV का जो संक्रमण है याद रखने की, यहाँ देखिए संचरण है, संक्रमित माता से उनके गर्भ शिशु को होता है ना, यानी अगर माता में है तो गर्भ शिशु में पक्का है कि हो जाएगा। व्यक्ति के अनु यहाँ देखिए असुरक्षित यौनिक संबंध बनाने से होगा, है ना, यानी सेक्स करने से होता है। अगर किसी को एड्स है, वो प्यार बच्चों बिना प्रोटेक्शन का सेक्स करेगा तो उसको भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा। HIV संक्रमण की पहचान कैसे करें, है ना, कि HIV हुआ है, देखिए इसके लिए प्यार बच्चों ELISA जांच कराना जरूर चाहिए। पॉलीमरेज चेन, यहाँ पे देखिए रिएक्शन यानी पॉलीमरेज चेन प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग बाबू HIV एड्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि HIV के रोकथाम एवं उपचार क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रोटेक्शन के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना, है ना। यहाँ पे याद रखिए कि रक्तदान से पहले HIV का प्रशिक्षण करें, है ना, एड्स के बारे में यहाँ देखिए जागरूकता को फैलाएं। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसके लिए एक रोकथाम की पहचान है। तो यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। इसमें क्या है, इतना जल्दी कराने का यही मकसद है कि जल्दी से जल्दी आप लोग सिलेबस खत्म कीजिए, और इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस आपको ध्यान देना है और याद रखना है। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ याद ही रखना है कि इसका रोगजनक क्या है, इसके लक्षण क्या है, यही सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।